हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हमने कर लिया है। आज हम नेचर ऑफ मैटर समझेंगे। और उससे पहले मैं बताऊं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री किस लिए पढ़ रहे हैं। जब कोई वॉर होता है तो वॉर में जाने के लिए हथियार की ज़रूरत होती है। तो वो हथियार हमें ज़रूरत होती है वॉर में, जब हम जाते हैं तो काम आता है। सेम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कुछ ऐसे हथियार आपको दिए जाएंगे जिसे यूज़ करके आप पूरी केमिस्ट्री को समझेंगे और स्टडी करेंगे अपने +1 +2 की जर्नी के अंदर। सम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार क्या है, मोल है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कुछ लॉज हैं। और पर एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सेकंड वीडियो के अंदर आपको एल्विश भाई का एग्जांपल देके समझाऊंगा कि भाई मैटर क्या होता है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ मैटर, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ पे देख सकते हैं। और मेरा कंटेंट अगर बढ़िया लगे, क्योंकि मेरा तरीका है फ़नी वे में जेठालाल की तरह जेठालाल के एग्जांपल दूंगा, नए नए मीम्स जो आते हैं उसके हिसाब से एग्जांपल देके आपको केमिस्ट्री समझाई जाएगी। तो टेंशन नहीं लेना है आपने। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पिछले वीडियो में इंपॉर्टेंस देख लिया था, अब हम नेचर ऑफ मैटर देखने जा रहे हैं। मैटर क्या होता है उसको समझेंगे। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म मैटर फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। मतलब तुम्हारी पुरानी क्लासेस से तुमको पता है कि भाई मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज़ होती है जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे ये पेन हो गया, इसके पास कुछ मास होगा और ये कुछ जगह घेर रहा है। सेम एज तुम हो गए, मैं हो गया, किताबें हो गई, लैंप हो गया आपका, आपकी जो बैग है वो भी जगह घेरता है, उसका भी भार है। तो हर एक चीज़ मैटर है। और आप हमेशा याद रखिए लाइट मैटर नहीं होता है, क्योंकि लाइट एक एनर्जी है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि लाइट आपके ऊपर गिरती तो ऐसा नहीं होता ओए होए होए कितनी सारी लाइट गिर गई, मेरे को तो भारी सा फील हो रहा है, नहीं। ठीक है, तो जिसके पास मास होगा और जिसके पास जो चीज़ जगह घेरेगी उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको मैटर कहेंगे। ठीक है जी। Everything around us, for example, book, pen, pencil, water, air, all living beings, etc., are composed of matter. You know that they have mass and they occupy space. जो कि मैंने बताया कि ये सभी एग्जाम्पल है और इनके पास मास होता है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अच्छा, कई बच्चे होते हैं ना, उनको मैटर जैसे ही हम ब्लैक बोर्ड पे नाम लिख रहे हैं ना मैटर की, आज हम मैटर पढ़ेंगे, तो सर एल्विश भाई वाला मैटर है क्या? नहीं सर, एल्विश भाई वाला मैटर नहीं है। यहाँ पे केमिस्ट्री का मैटर हो गया है। तो एल्विश भाई का जब मैटर होता है तो आप जाते हो एल्विश भाई के मैटर में, क्योंकि एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो एल्विश भाई का मैटर हमने डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैटर आपको समझ आ गया है कि जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये आपने लिख लेना है, नोट्स बनाना शुरू कर दो। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था क्या लिखना है, कि वो कैंसर और एड्स की दवा लिख ली है आपने और इंपॉर्टेंस लिख लेना है थोड़ा सा, कि भाई किधर किधर केमिस्ट्री यूज होता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालनी है नेचर ऑफ मैटर, और फिर मैटर की हेडिंग डाल के लिखना है एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल है बुक, पेन, तुम, मैं, अपना वाटर, एयर हो गया, लिविंग बींग्स हो गए, ये सभी मैटर है। अब यू आर अवेयर दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। अब जो मैटर है वो 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि जो मैटर है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। द constituent particle of matter is these three state can be represented as shown in figure 1.1। यानी कि ये मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको हमने शो कर रखा है फिगर 1.1 जो कि ऊपर है। पहले मेरी बात समझिए। मैटर वो है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास भार है। एक बात समझ आ गई, वो लिख लिया आपने। उसके बाद मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ लिखना है आपने। मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और उस सॉलिड, लिक्विड, गैस ऐसे ऐसे लिखने के बाद 3 एरो बनाना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस लिख लेना है। सॉलिड, लिक्विड, गैस की डेफिनेशन लिखना है जो अभी मैं बताऊंगा, और उसके नीचे डायग्राम बना लेना है। सॉलिड के नीचे सॉलिड का डायग्राम, लिक्विड के नीचे लिक्विड का डायग्राम, गैस के नीचे गैस का डायग्राम। ये देखो, ये रहा अपना डायग्राम। सॉलिड में तुमको क्या दिखे देखने को मिलेगा, जिस चीज़ से भी सॉलिड बना हुआ है, फॉर एग्जांपल एटम से बना हुआ है या किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं और ये मूव नहीं कर सकते हैं। बट लिक्विड के अंदर देखोगे ये क्लोजली पैक्ड तो हैं पर सॉलिड से कम पैक्ड है, और गैसेस के केस में और कम पैक्ड होते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि सॉलिड की डेफिनेशन, लिक्विड की डेफिनेशन और गैस की डेफिनेशन क्या होती है। वही जो चीज़ मैंने आपको हिंदी में बताई यहाँ पे लिख रखी है। अब सॉलिड की डेफिनेशन आपने लिख लेनी है। सॉलिड के नीचे उसका डायग्राम ऊपर वाला बना लेना है। क्या है सॉलिड की डेफिनेशन? इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होता। गैसेस के पास डेफिनेट ना वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होता है। चलिए इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपका पेन है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट शेप है, और इस पेन को ये सॉलिड फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हो, आप कोई मेटल का बार ले लो या आप अपनी साइकिल ले लो, उसका डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है।
और उस डेफ़िनिट शेप और डेफ़िनिट वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर सकते। तुम बोलोगे मैं तो कर दूँगा सर, पिघला दूँगा। वो पिघलाने-विघलाने की हथे मतलब वॉयलेंस की बात नहीं हो रही, नॉर्मल सी बात है, उनका फ़िक्स्ड शेप, फ़िक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है? टेम्परेचर बढ़ाने-घटाने से उनका कुछ नहीं होने वाला है। बट आ जाओ लिक्विड पे। लिक्विड आप अगर 1 लीटर पानी ले लो और उसको एक पतीले में रख लो, तो पतीले का शेप ले लेगा। उस 1 लीटर पानी को आप जग में डाल दो, जग का शेप ले लेगा। उस 1 लीटर पानी को थर्मस में डाल दो, थर्मस का शेप ले लेगा। उस 1 लीटर पानी को केतली में डाल दोगे, केतली का शेप ले लेगा। तो यानी कि वॉल्यूम लिक्विड्स के अंदर डेफ़िनिट होता है, बट शेप चेंज हो सकती है। गैसेज़ की बात करते हैं, इनका डेफ़िनिट वॉल्यूम भी नहीं होता, डेफ़िनिट शेप नहीं होता। पहले शेप वाला बात समझा देता हूँ। अगर तुमने अगरबत्ती अपने कमरे में जलाई, तो वो अगरबत्ती जो गैस के फॉर्म में निकल रही है, उसका जो गैस निकल रही है, उसका डेफ़िनिट शेप नहीं होता। कभी ऐसे मुड़ गई, कभी ऐसे मुड़ गई, यानी कि डेफ़िनिट शेप तो बिल्कुल नहीं है। और वॉल्यूम भी डेफ़िनिट नहीं है। आप बोलोगे वॉल्यूम सर बताइए कैसे? अगर समझ लो आप एक परफ्यूम का डब्बा है, डीओ है समझ लो डीओ, और डीओ समझ लो आपने इतने बड़ी बॉटल्स में, यानी कि समझ लो इतना बड़ा बॉटल है, पेन के इतना बड़ा बॉटल है डीओ का, और उसके अंदर डीओ पड़ी हुई है। जैसे ही आप स्प्रे करते हो तो उसके अंदर से गैस निकलती है, और वो गैस कुछ देर पहले इतने से एरिये में बंद थी। बट जैसे ही आपने स्प्रे किया, वो खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। समझ लो इतना बड़ा डब्बे का वॉल्यूम छोट कम है, और आपने पूरे गै उस वो जो गैस है पूरे कमरे में फैल गई, यानी कि पूरे कमरे का वॉल्यूम घेर लिया उसने। यानी कि गैसेज़ वॉल्यूम चेंज कर सकती हैं। यानी कि इनके पास ना डेफ़िनिट शेप होता है, ना डेफ़िनिट वॉल्यूम होता है। ये तीनों डेफ़िनेशन आपने लिख लेना है। एक बार मैं एग्ज़ाम्पल से आपको समझा देता हूँ कि आपने कैसे नोट्स बनाना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले मैटर लिख लिया आपने, यहाँ पे डेफ़िनेशन लिख लिया। उसके बाद मैटर ऑन द बेसिस ऑफ़ फ़िज़िकल स्टेट पे 3 एरो बनाना है। यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस की डेफ़िनेशन यहाँ, यहाँ डेफ़िनेशन, और यहाँ पे वो वाला डायग्राम बनाने है जो मैंने आपको दिखाया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दीज़ 3 स्टेट्स ऑफ़ मैटर आर इंटरकन्वर्जिबल बाय चेंजिंग द कंडीशन एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि इन स्टेट्स को मैं चेंज कर सकता हूँ बाय किससे चेंज कर सकता हूँ? टेम्परेचर को चेंज करके, प्रेशर को चेंज करके। तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल दे दीजिए। चलिए एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। फॉर एग्जांपल हमारे पास आइस है। आइस किस फॉर्म में होती है? बर्फ। सॉलिड फॉर्म में होती है। उसको थोड़ा-सा हीट दोगे तो क्या होगा? वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, यानी कि पानी बन जाएगा। उसको और ज़्यादा हीट दोगे तो वो भाप बनना शुरू हो जाएगी, यानी कि जब पानी खौलता है तो भाप बन जाता है। और अब भाप को थोड़ा ठंडा करोगे तो तुम देखते होगे जब भाप ठंडी होती है तो ढक्कन पे लग जाती है जब चावल बनाते हो। सेम एज़ भाप को और ठंडा करोगे, फ्रिज में डाल दिया तो वो बर्फ बन जाता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म ले लेता है। ठीक है? तो ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू लिक्विड, यानी कि वही जो मैंने बताया आपको वो चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने बस ये डायग्राम बना लेना है। आपको इस डायग्राम को ही देख के समझ आ जाएगा कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे हुआ, और गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड क्या हुआ। सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करोगे तो सॉलिड गैस बन जाएगा, और गैस को कूल करोगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करोगे तो सॉलिड बन जाएगा। एग्जाम्पल आइस से वाटर, वाटर से वेपर, वेपर से फिर से वाटर बन गया। जैसे भाप ऊपर जा रही है, ऊपर ढक्कन रख दिया आपने, ढक्कन पे लग के भाप पानी बन जाएगी, और पानी को और ठंडा करोगे जैसे फ्रिज में रख दिया लिक्विड को, तो वो सॉलिड बन जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब देखो, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल और बल्क लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है या बल्क लेवल क्या होता है कि बहुत सारा हमने मैटर ले रखा है, बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं एटॉमिक लेवल पे, यानी कि एटम्स के पास जाके हम चीज़ें नहीं देख रही हैं। तो बल्क लेवल पे क्या है? मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, यानी कि मैटर को और भी क्लासिफाई कर सकते हैं। आपने फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर से आपने मैटर का डायग्राम, मैटर लिखना है और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और यहाँ पे लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल या बल्क लेवल। अब इसको समझते हैं। अब जो मैटर है उसको बल्क लेवल पे, यानी कि बड़े लेवल पे, यानी कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर। मिक्सचर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट एंड कंपाउंड्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब तुम्हें समझना है कि भाई प्योर सब्सटेंस क्या है और मिक्सचर क्या है, तो पहले वो समझते हैं। प्योर यानी कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, पहले वो समझते हैं। मैनी ऑफ दीज सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन इन वाटर, एयर, टी एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले मिक्सचर समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्योर सब्सटेंस समझेंगे। ओवरऑल ऊपर से मैं बताऊं आपको, तो प्योर सब्सटेंस जो होंगी वो अपने कंपोजिशन उनकी फिक्स्ड होगी, मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होगी। फिर एलिमेंट आएगा, फिर कंपाउंड आएगा। ठीक है? और होमोजीनियस में जो अपनी मिक्सचर की जो होमोजेनिटी है वो मेंटेन रहती है। ठीक है जी? तो मिक्सचर हमारे चारों तरफ है, ये बोल रहा है। बुक कह रही है कि मिक्सचर आपके चारों तरफ है। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, यानी कि नींबू पानी बना लिया आपने, या टी अपना एयर है, हवा में बहुत सारे गैसेस मौजूद है तो वो भी एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस।
टी है, टी के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, चाय पत्ती, चीनी डाला तो वो भी एक मिक्सचर है, एक्सेट्रा। आर ऑल द मिक्सचर। मिक्सचर का अपने डेफिनेशन क्या लिखना है? अ मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशो। यहाँ पे फिक्स रेशो नहीं होती है, डिफरेंशिएशन में एग्जाम में आएगा कि भाई मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में डिफरेंस बताओ, तो यहाँ पे लिखना है तुमने, इसकी कोई रेशो फिक्स नहीं होती। A mixture contain two or more substances present in it in any ratio which are called its components. A mixture may be homogeneous or heterogeneous. यानी कि जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस, होमो मतलब सेम होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है। होमोजीनियस का मतलब है कि मैंने नींबू पानी का घोल बनाया और नींबू पानी को घोल को देख के मैं ये नहीं बता पा रहा हूँ कि इसके अंदर नींबू भी है और पानी भी है और चीनी भी है। मुझे एक कांस्टेंट पानी दिखेगा। मैं जब तक टेस्ट नहीं करूँगा मुझे पता नहीं लगेगा कि ये इसके अंदर नींबू और अपना नींबू भी मिलाया गया है या चीनी भी मिलाई गई है, क्योंकि वो कांस्टेंट दिखता है। बट अगर आप मिट्टी और पानी का घोल बनाओगे तो आपको साफ दिखेगा कि इसके अंदर मिट्टी मिलाई गई है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को पहचानने का। होमोजीनियस में होमोजेनिटी मेंटेन रहती है, हेट्रोजीनियस में हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन अपना दिख रहा होता है। इन होमोजेनियस मिक्सचर, इसकी अब डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम बना के इनकी डेफिनेशंस भी लिखनी है। होमोजेनियस मिक्सचर, द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर एंड इट्स कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म। यानी कि उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। जैसे नींबू पानी का घोल बनाया, दूर से देख के तुम नहीं बता सकते कि भाई इसके अंदर नींबू मिलाया है जब तक टेस्ट नहीं करोगे। इसीलिए दूर से देखने पे होमोजीनियस मिक्सचर लग रहा है, यानी कि सब कुछ सेम लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कुछ मिलाया है। बट मिट्टी और पानी के घोल में क्या लगेगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि दूर से ही देख के बता दोगे कि भाई इसके अंदर कुछ मिलाया गया है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, शुगर सोल्यूशन इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर एंड एयर आर दस the example of homogeneous mixture. In contrast to this, heterogeneous mixture क्या होता है? The composition is not uniform. उसकी composition uniform नहीं होती throughout and sometimes the different components can be observed. और कुछ different components observe कर सकते हो, जैसे पानी में मिट्टी मिला दिया, कंकड़ मिला दिए, तो दूर से ही देख के बता दोगे कि इसके अंदर मिट्टी और कंकड़ है। तो ये दोनों इसकी डेफिनेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, यानी कि नमक और चीनी का बस पानी में नहीं मिलाना, सिर्फ नमक और चीनी को एक साथ मिला लिया, तुम देख के बता दोगे ये नमक है और ये चीनी है। और इसी तरीके से ग्रेन और पल्सेस अलोंग विद सम डर्ट, यानी कि जैसे मम्मी चावल को में से गंदगी निकालती हैं या दालों में से गंदगी निकालती है, तो देखता है ना तभी तो निकाल पाती है, तो वो भी मिक्सचर का एग्जाम्पल है। ऑफन स्टोन्स pieces, यानी कि स्टोन के पीसेस, आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यू कैन थिंक ऑफ मैनी मोर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर विच यू कम अक्रॉस इन डेली लाइफ। जैसे और भी एग्जाम्पल में क्या आ गया? मिट्टी और पानी का घोल बना दिया तुमने, देख ही पता लग जाता है। इट इज़ worthwhile to mention here that the components of mixture can be separated by using physical methods such as simple hand picking, filtration, crystallization, distillation and etc. यानी कि जैसे जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं उसको क्या कर सकते हो, हाथ से भी चीज़ें निकाल सकते हो। जैसे तुम चावल में कंकड़ है तो वो मिक्सचर का एग्जांपल है और उस देख के पता लग रहा है दो चीज़ें या तीन चीज़ें मिली हुई हैं, तो हाथ से तुम निकाल सकते हो, या तो फिजिकल मेथड, या पानी और चीनी का घोल बना लिया, पानी और चीनी और साथ में उसमें मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी देख के तुम्हें पता लगेगा कि इसमें पानी, चीनी, मिट्टी वगैरह डली हुई है। यानी कि मिट्टी और पानी जैसे साफ दिखेगा, तो उसको फ़िल्टर कर सकते हो तुम फ़िल्ट्रेशन मेथड लगा के। इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो? क्रिस्टलाइज़ेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। मतलब हम फिज़िकल मेथड्स का यूज़ करके हेटेरोजेनियस मिक्सचर को साफ़ कर सकते हैं, ये कहने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात समझ आई? हाँ जी। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हमने समझ लिया है, मिक्सचर क्या होता है ये भी समझ लिया, और मिक्सचर फिक्स्ड रेशो में नहीं होता, यही मेन डिफरेंस है। पर ये फिक्स्ड रेशो में होगा, अभी मैं बताऊंगा आपको, और इन दोनों की भी डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। अब प्योर सब्सटेंस समझते हैं। प्योर सब्सटेंस की भी डेफिनेशन आपने लिखनी है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? हैव कैरेक्टरिस्टिक्स, प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस फ्रॉम मिक्सचर, दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन वेयर एज मिक्सचर्स में कंटेन द कंपोनेंट्स इन एनी रेशो, यानी कि मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो किसी भी रेशो में प्रेजेंट हो सकते हैं, पर प्योर सब्सटेंस में जो चीज़ें हैं वो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट होती हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये लिख लेने आपने। ग्लूकोज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन फिक्स्ड रेशो, यानी कि जो भी चीज़ प्रेजेंट है वो फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट है। एंड दस लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, प्योर सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है फिक्स्ड है, मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होती। ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, यानी कि सिंपल फिजिकल मेथड यूज़ करके, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन यूज़ करके आप उन चीज़ों को अलग नहीं कर सकते।
किसमें? प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। और प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट और कंपाउंड में भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। एलिमेंट क्या होता है जी, कंपाउंड क्या होता है, देख लेते हैं। एलिमेंट की डेफिनेशन है, एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का ही पार्टिकल होगा। दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। यू मे बी फेमिलियर विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। यानी कि 10वीं क्लास में तो तुमने एटम मॉलिक्यूल्स पढ़ाई है। हाउ एवर यू विल बी स्टडिंग अबाउट दैम इन यूनिट 2, यानी कि इसके डिटेल में यूनिट 2 यानी कि सेकंड चैप्टर में भी पढ़ोगे। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स के एग्जांपल कौन है? ये सोडियम, कॉपर, सिल्वर। एलिमेंट्स के एग्जांपल भूल जाओ तो पीरियोडिक टेबल याद कर लेना। 118 एलिमेंट्स हैं, सभी एग्जांपल हैं किसके? एलिमेंट्स के। दे ऑल कंसिस्ट एटम ऑफ वन टाइप। और इनके अंदर एलिमेंट्स का सिंपल एग्जांपल क्या है? एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर द एटम्स आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी कि डिफरेंट एलिमेंट के जब एटम्स कंबाइन करते हैं in different are different in nature. Some elements such as sodium or copper contain single atoms held together as their constituent particle, whereas in some other two or more atoms combine to give molecule. और एलिमेंट समझ आया। मॉलिक्यूल क्या है कि दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है जी, दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं of element. The hydrogen and nitrogen oxygen gases consist of a molecule in which two atoms combine to give their respective molecule. दिस इज इलस्ट्रेटेड इन 1.3। ये देखो मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है। तो ये हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, कॉपर एटम है, सोडियम एटम है। मैं क्या करता हूँ, दो हाइड्रोजन को जोड़ दूंगा तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। बात समझ आई? एलिमेंट को जोड़ के मैंने मॉलिक्यूल बनाया, समझ आ गया। ये देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन एटम है, ना इसको यूज़ करते हैं ना हम, ना इसको। बट इन दोनों को जोड़ दो तो O2 बन जाएगा, जिसको हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके जी, समझ आया मेरी बात? अब देखिए, जैसे मैंने एक दो हाइड्रोजन ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया, इनको जोड़ूंगा तो ये H2O यानी कि पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरीके से एक कार्बन दो ऑक्सीजन लेके CO2 का मैंने मॉलिक्यूल बना दिया। यू हैव सीन अबव दैट द वाटर मॉलिक्यूल comprises two hydrogen atom and one oxygen atom. Similarly, a molecule of carbon dioxide contain two oxygen atom combined with one carbon atom, जो कि अभी मैंने बताया। H2O के अंदर हमारा दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर दो ऑक्सीजन एक कार्बन है। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन कंपाउंड। यानी कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन कंपाउंड इज मिक्स इन ए डेफिनेट रेशो। ये डेफिनेट रेशो में प्रेजेंट होता है। इनकी रेशो नहीं चेंज कर सकते आप। एंड दिस रेशो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड। और ये किसी पर कंपाउंड की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दोगे तो वो चीज़ ही अपनी मतलब वो अपना नेचर ही खो देगा। जैसे H2O है, तो H2O को ऐसे नहीं लिख सकते H2O2, फिर वो पानी नहीं रह जाएगा, फिर कुछ और ही बन जाएगा। ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट। यानी कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिख लीजिए, एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है हम समझते हैं। ये कहता कि जो एटम को जोड़ के, एटम्स जब आप जोड़ रहे हो और कंपाउंड बन जा रहा है, तो उन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। कैसे? मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ते हो तो हमारा H2O बनता है। हाइड्रोजन बहुत मतलब आग लगाने वाला गैस होता है। मतलब अगर हल्का सा फायर मिलेगा तो बड़ी जल्दी हाइड्रोजन में आग लग जाती है। सेम एज ऑक्सीजन भी हेल्प करता है बर्निंग में। और ये दोनों चीज़ें जलाने वाले काम कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी। बट जैसे ही आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हो तो ये वाटर बन जाता है, जो कि आग को बुझाने का काम करता है। मेरी बात समझ आई? इसी तरीके से सोडियम और क्लोरीन ले लो। सोडियम बहुत पानी के साथ जल्दी रिएक्ट करता है, ब्लास्ट हो सकता है। क्लोरीन गैस हमारे लिए हार्मफुल है, बट इन दोनों को जोड़ दो तो NaCl बन जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। डेली हम खाते हैं नमक, NaCl। वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। जैसे देखिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द गैसेज वेयर द कंपाउंड फाउंड बाय देयर कॉम्बिनेशन। यानी कि वाटर आर द लिक्विड। इट इज़ इंटरेस्टिंग नोट दैट हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद पॉप साउंड एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स ऑफ कंबशन। यानी कि वही कह रहा है, हाइड्रोजन आग लगता है, आग जल्दी पकड़ लेता है। ऑक्सीजन भी सपोर्ट करता है कंबशन में, आग लगाने में। बट वाटर क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है। यानी कि इससे पता लग गया कि एलिमेंट्स का नेचर अलग हो सकता है, और जब वो किसी एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि मॉलिक्यूल कंपाउंड बनते हैं, तो वो डिफरेंट नेचर शो कर सकते हैं। बट ऐसा मिक्सचर्स में नहीं होता। बट वाटर इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। यानी कि यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर कोई कंपाउंड है, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, तो उसको फिजिकल मेथड, हाथ से नहीं तुम
कर लोगे कि ऑक्सीजन को साइड कर दिया, हाइड्रोजन को साइड कर दिया, ऐसा मिक्सचर में कर सकते थे, पर यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगली वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट पढ़ेंगे। और अभी तक आपने मेरी पीरियोडिक टेबल लर्न करने वाली ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके वो उसको भी देखें। और साथ ही में आपने नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक हम कवर करेंगे। आज के टॉपिक से आपको क्या लेके जाना है, मैटर क्या होता है वो लिख लेना है। मैटर को फिजिकल स्टेट पे आपने किस कैसे डिफाइन कर रखा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद मैटर को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर कितने दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में चीज़ें दिखती हैं और मतलब कॉम्पोजिशन जो होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर में होमोजिनिटी होती है, यानी कि देख के पता नहीं लगता कोई चीज़ मिला रखी है। पर हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता है, एग्जाम्पल भी मैंने उसके बताए। उसके बाद प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप में डिवाइड कर रखे हैं। प्योर सब्सटेंस को आपने किस में डिवाइड कर रखा है, प्योर सब्सटेंस को हमने एलिमेंट और कंपाउंड में भी डिवाइड कर रखा है। तो एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, आपको पता लग गया। एलिमेंट 118 पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, उनको जोड़ जोड़ के जो चीज़ें बनती हैं वो एलिमेंट और अपना कंपाउंड और मॉलिक्यूल कहलाता है। एलिमेंट्स का नेचर अलग हो सकता है और एलिमेंट्स को मिला के जो चीज़ बन रही है कंपाउंड, उसका नेचर दोनों का डिफरेंट हो सकता है। बट मिक्सचर्स में ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है जी, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। और 1 से 20 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और अपना एलिमेंट्स को याद करने के लिए दो वीडियोस बना रखी हैं, उसको जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। विद ट्रिक बता रखी है मैंने। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।